नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं उपविषय है संवाद लेखन। संवाद लेखन की परिभाषा करेंगे, उदाहरण करेंगे और साथ में इसकी विशेषताएं भी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संवाद की परिभाषा। संवाद की परिभाषा है दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो संवाद में क्या है, दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत। दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। जब आपस में मौखिक तौर पे बातचीत करते हैं तब उसे हम संवाद कहते हैं। तो वो दो व्यक्ति भी हिस्सा ले सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो वो मौखिक तौर पे आपसी बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं संवाद। तो संवाद में जो दो व्यक्ति होते हैं अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की ही सहायता लेते हैं। संवाद लेखन की परिभाषा, वो संवाद की परिभाषा थी, अब संवाद लेखन की परिभाषा है। तो संवाद लेखन की परिभाषा में जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता का ज्यों का त्यों लिखकर भी। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित अर्थात अर्थपूर्ण होगी। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं की भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में की परिभाषा में यही है कि जो दो व्यक्ति आपस में बोल के बातचीत करते हैं तो वो तो संवाद होता है, लेकिन उन दोनों की बातचीत या दो से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को लिखती रूप दिया जाए अर्थात लिखा जाए तो वो संवाद लेखन कहलाता है। अब जो बातचीत हो रही है दो पात्रों के बीच, उनकी भाषा में या उनके बोलने के स्टाइल में अलग अलग भिन्नता होती है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी से ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाला होता है तो उसकी भाषा में विद्यार्थी के मुकाबले ज़्यादा संतुलित होगी भाषा और अर्थपूर्ण होगी। इसी प्रकार पुलिस और अपराधी के बीच में जो वार्तालाप होती है तो उसमें भी पुलिस वाले की भाषा में और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दो महिलाएं अगर बात कर रही हो तो उनकी भाषा में जो कोमलता होगी बोलने में वो अलग होगी। अगर दो मित्र बात कर रहे हैं तो मित्रों की भाषा से दोस्ती झलकेगी, और अगर दुश्मन बात कर रहे हैं, शत्रु बात कर रहे हैं तो उनकी भाषा अलग होगी। तो इसी प्रकार संवाद लेखन लिखते समय लिंग का, उम्र का, उनके काम का या उनकी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य की रचना संजीव हो, भाषा सरल हो, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, संवाद के वाक्य बड़े ना हों, संक्षिप्त हों और प्रभावशाली हों। मुहावरेदार भाषा काफ़ी रोचक होती है, अतएव मुहावरों का यथास्थान प्रयोग हो। तो अब संवाद लिखते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो ज़्यादातर लोग जानते हों। जैसे हम आँख शब्द का प्रयोग करते हैं तो सभी को पता है, आँख शब्द सब जानते हैं इसके बारे में। अगर हम इसी आँख की जगह चक्षु शब्द का प्रयोग करें तो चक्षु का अर्थ भी आँख ही होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को चक्षु शब्द की समझ नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम संवाद लेखन लिखते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं वो लोगों में प्रचलित होनी चाहिए, आम आदमी भी समझ सके और प्रभावशाली हो। और ज़्यादातर मुहावरेदार भाषा काफ़ी रोचक होती है, मनोरंजक होती है, तो इसलिए हमें वैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों को समझ आए और वो मनोरंजन भी कर सकें अपना।
अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। अर्थात जो भी हम संवाद लिख रहे हैं ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और ये जो संवाद है छोटा होना चाहिए और साथ ही में अर्थपूर्ण भी हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके पढ़ सकें या सुन सकें। संवादों में रोचकता एवं सारसता होनी चाहिए। अर्थात जो संवाद हैं वो रोचक होने चाहिए, बोर ना करते हों। 3, इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित जिन शब्दों का प्रयोग कोई ना करता हो, ऐसे शब्द का प्रयोग ना हो। तो ये जो पहले भी बात आ चुकी है कि जो भाषा हमने प्रयोग करनी है तो वो सरल भाषा होनी चाहिए, लोगों को जल्दी समझ आनी चाहिए और इतने मुश्किल शब्द भी बीच में नहीं होने चाहिए कि लोग उन्हें समझने में असमर्थ हों। तो आसान से जो शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। 4 में संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। अनपढ़ का ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। तो अब हमें पहले तो सामाजिक स्थिति के बारे में जानना चाहिए कि किस स्थिति में हम वो संवाद लिख रहे हैं, और ग्रामीण है तो ग्रामीणों की भांति, और अगर शहर में है तो वैसे ही। शिक्षित पात्रों का अनपढ़ों के साथ संवाद हो तो अलग अलग संवादों में हमने ध्यान रखना है। तो कैसे और किस स्थिति में हमने वो लिख रहे हैं, स्थिति का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। 5, संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। तो ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम संवाद अर्थात बातचीत लिख रहे हैं तो उस बातचीत को अर्थपूर्ण होनी चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए और उसका पता होना चाहिए। जो विषय है वो उसके बारे में पक्की जानकारी होनी चाहिए कि ये इस बारे में बात हो रही है। तो ये लोगों को एक बार पढ़ने में ही ज़्यादातर समझ आ जानी चाहिए। अगर हम कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो लोग पढ़ने में या समझने में असमर्थ रहेंगे। 6 पे, प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग, विनोद, हंसी मजाक का समावेश भी होना चाहिए। तो समय समय पर जो भी हम वार्तालाप लिख रहे हैं उसमें हंसी मजाक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग उकता ना जाएं, अर्थात बोर ना हो जाएं। 7, यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग करना चाहिए। इससे संवादों में संजीवता आ जाती है और संवाद प्रभावशाली लगते हैं। तो हम जब भी बातचीत करते हैं, वार्तालाप या संवाद लेखन लिखना है, तो तब हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, हमें मुहावरे वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से शब्दों में ही ज़्यादा गहरा अर्थ होता है उसमें। तो वो सारी की सारी जो भाषा है या संवाद है वो संजीव हो जाता है और प्रभावशाली भी लगता है और लोगों का मनोरंजन भी होता है और हंसी मजाक भी आता है बीच में। तो 8 पे, संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। तो जब भी हम संवाद अर्थात जो डायलॉग होगा, जो भी आपका पंक्ति होगी बोलने के लिए, तो उसके आगे उस पात्र का नाम लिखा होना चाहिए। जैसे कि हमने अपने पाठों में देखा है, एकांकी, कविता, कहानी, निबंध और एकांकी भाग होता है। तो एकांकी भाग में हमेशा पात्र का नाम आगे और फिर उसका जो भी उसने बात बोलनी होती है तो वो संवाद उसका सारे का सारा आगे लिख दिया जाता है। तो इसी प्रकार संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ आ सके कि ये वाला जो संवाद है वो बोल कौन रहा है, कौन सा पात्र ये बोल रहा है। तो 9 पर, यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्टक में करना चाहिए। तो जब हम संवाद लिख रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति आगमन हो रहा है, तीसरा व्यक्ति आ रहा है उनमें, तो हमें कोष्टक मतलब ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि अब इस पात्र का आगमन हो रहा है या दृश्य बदल रहा है, अर्थात दिन से रात हो रही है या कुछ भी लिखना है ना, तो वो जो सूत्रधार बोलता है तो वो वाली जो भी संवाद होगा वो कोष्टक में अर्थात ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए। तो उसके बाद में वो आगे वाला संवाद वैसे ही जारी रखना चाहिए। तो 10 पे देखिए, संवाद बोलते समय
जो भाव वक्ता के चेहरे पर है उन्हें भी कोष्टक में लिखना चाहिए। अब जो वक्ता होगा, बोलने वाला होगा, तो वो जो संवाद बोल रहा है तो उसके जो भाव हैं उसे भी हमने वृत्त में ही लिखना है, अर्थात कोष्टक में ही लिखना है। जैसे हम कहते हैं अब राहुल का जो संवाद है तो वो गुस्से में बोल रहा है, तो वो गुस्से में लिख देना है कोष्टक में, और उसके बाद में वो जो संवाद उसने बोलना है वो आगे लिख देना है। अगर हंसते हुए या रोते हुए या दुखी हृदय से, तो ऐसे जो संवाद होंगे तो वो पहले जो भाव हैं उसे कोष्टक में लिखकर उसके आगे संवाद लिखना चाहिए। 11 पे, यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य 1 दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। तो अब जो संवाद कर रहे हैं हम तो वो काफ़ी लंबा जा रहा है, अर्थात बहुत ही लंबा लिख रहे हैं हम, तो उसे 2-3 भागों में बांट देना चाहिए। तो जैसे हम दृश्य में उसका कैटेगरी बना देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। तो दृश्य 1 हो गया, दृश्य 2 हो गया, दृश्य 3। तो दृश्य में बांटने से वो बोर नहीं होते, दृश्य बदलते रहते हैं और लोग उससे जुड़े रहते हैं। 12 पे है, संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। अर्थात जब आप ये जो संवाद है ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें सारी की सारी बात पहले ही से स्पष्ट हो जानी चाहिए, तभी इसको ख़त्म करना होगा। ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उसका जो सारे का सारा विषय है उसे हमें पूरा करना होगा, तभी ये प्रभावशाली बनेगा, नहीं तो नहीं, अधूरा ही कहलाएगा। अब है अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होगी। तो पहली है, संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत अर्थात अर्थपूर्ण विचार होना चाहिए। कि जब भी हम कोई भी पात्र संवाद बोलता है तो उसका बोलने का प्रवाह एक जैसा होना चाहिए, ऊपर नीचे या आवाज़ कम आवाज़ में बदलाव ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो उसके हाव भाव हैं, हाव भाव में बदलाव हो सकता है लेकिन उसके जो संवाद है उसमें नहीं। क्रम अर्थात एक के बाद एक, एक के बाद फिर अगला, तो ये क्रम में ही होना चाहिए। और तर्क सम्मत अर्थात अर्थपूर्ण ही विचार होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बात कुछ कर रहा है और दूसरा कुछ और ही जवाब दे रहा है, तो अर्थपूर्ण होना चाहिए। और दूसरी बात में संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। तो जब भी हम संवाद लिखते हैं पहले तो देश का ध्यान रखना चाहिए कि किस देश में लिखा जा रहा है, दूसरा किस समय लिखा जा रहा है, तीसरा व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। अब मान लीजिए व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति, जैसे हम यहीं पे बात कर लेते हैं भारत देश की, कि साउथ इंडियन लोग हैं जो दक्षिण भारत के लोग, वो ज़्यादातर तमिल कन्नड़ वगैरह ये भाषाएं बोलते हैं। तब वो बोल रहे हैं तो हम पंजाबी में उनको लिख कर दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे पंजाब की तरफ या हरियाणा की तरफ वाले लोग के लिए संवाद लिखा जाता है तो उनको हम तमिल कन्नड़ या मलयालम भाषा में लिख के दे दे तो वो भी गलत होगा। तो व्यक्ति को भी ध्यान में रखना है और विषय को भी ध्यान में रखना है कि किस विषय में। अब काल की बात करें, काल होता है समय। अब वो जो आप संवाद लिख रहे हैं भूतकाल में लिख रहे हैं, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं या भविष्य की, तो उस काल को भी ध्यान में लिखकर ही आपने अपना संवाद लिखना होता है। इसी प्रकार देश को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। तीसरे में संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। तो जो बात पहले भी कर चुके हैं कि ये जो संवाद है हमारे वो सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, आम आदमी को, जो साधारण से साधारण व्यक्ति है उसको भी समझ में आना चाहिए। इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो आम बोलचाल में प्रयोग होती हो। 4 नंबर पे है, संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक संजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। तो ये जो संवाद हम लिखते हैं जितना अधिक से अधिक स्वाभाविकता अर्थात लोगों के जीवन के साथ संबंधित होगा तो वह उतना ही ज़्यादा संजीव लगेगा, रोचक लगेगा और मनोरंजक लगेगा। क्योंकि हम देखते हैं कभी भी फिल्में देख ली या गाने सुन लिए तो वो जो लिखे होते हैं संवाद तो वो हमारे जीवन के साथ ही संबंधित होते हैं, इसलिए हम उनमें खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम ही वो पात्र हैं। तो इसलिए जब भी हमने संवाद लेखन लिखना है तो उसकी स्वाभाविकता लोगों के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। 5 नंबर पे है, संवाद का आरंभ
और अंत रोचक हो। अर्थात जब शुरुआत होनी है तब भी एक सस्पेंस के साथ ही हो, और जो अंत होना है वो सारे का सारा जो विषय है उसका पूरा हो जाना चाहिए और रोचक होना चाहिए, ताकि लोग खुश रहें और देखने के लिए उत्सुक रहें। तो इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें अर्थ को समझने और सर्वजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जागती है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। संवाद लेखन के उदाहरण हैं, जैसे अब रोगी और वैद्य का संवाद। वैद्य होता है चिकित्सक, अर्थात जो हमें हमारी बीमारियों को दूर करता है। आजकल डॉक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। तो रोगी पेशेंट और वैद्य डॉक्टर। तो रोगी और वैद्य का संवाद। अब ये जो पात्र हैं तो इनको पात्र का जो नाम है पहले लिखा जाता है, जैसे रोगी, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है, कोष्टक में लिखा हुआ है, ब्रैकेट कहते हैं कोष्टक को। तो औषधालय में प्रवेश करते हुए ये स्थिति लिख दी या भाव लिख देंगे, ये तो ऐसे कोष्टक में लिखा जाता है। और आगे का जो भी उसका संवाद होगा वो आगे कोष्टक के आगे लिखा जाएगा, जैसे वैद्य जी नमस्कार। तो ऐसे ही जो रोगी वैद्य ये जो पात्र हैं वो अपने जो संवाद के आगे उनका नाम लिखना जरूरी है। तो आइए पहली उदाहरण करते हैं, रोगी और वैद्य का संवाद कैसे है। तो रोगी, अब रोगी औषधालय में प्रवेश करते हुए, अर्थात उसकी जो दुकान है उसके अंदर आ रहा है मान लीजिए। तो रोगी कहता है वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी। आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कृपया खाने को बताइए, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। फल खूब खाइए, ज़रा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ? शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा। पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। अच्छा, नमस्कार। तो ऐसे एक वैद्य और रोगी के बीच में आपसी जो वार्तालाप, आपसी बातचीत होती है। तो संवाद का मतलब ही बातचीत होती है, अर्थात मौखिक तौर पे बातचीत जो करते हैं वो वाली। अगर संवाद लेखन है तो लिखना है, लेखन का अर्थ है लिखना। तो वो जो बातचीत है उसको लिखा भी जा सकता है। तो ये अपने दिमाग की कल्पना भी हो सकती है, और किसी में आपसी बातचीत हुई हो तो उसका ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे आप एक रोगी और वैद्य की एक उदाहरण ले सकते हैं। तो ऐसे अच्छे से आप इसको लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, सब्जी वाले और ग्राहक का। तो ग्राहक कहता है ये मटर कैसे दिए हैं भाई? तो सब्जी वाला कहता है ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताज़ा। ग्राहक कहता है भाव तो बताओ। सब्जी वाला कहता है बेचे तो 15 रुपये किलो हैं, पर आपसे 12 रुपये ही लेंगे। तो ग्राहक कहता है बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला कहता है क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। तो ग्राहक कहता है फिर भी कुछ तो कम करो। तो सब्जी वाला कहता है आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं। तो ग्राहक कहता है 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला कहता है टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक कहता है कैसे? और सब्जी वाला कहता है 5 रुपये किलो दे रहा हूँ, माल लौटा दिया बाबूजी। ग्राहक कहता है अच्छा, दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। तो सब्जी वाला कहता है ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक कहता है कितने पैसे हुए? तो सब्जी वाला कहता है सिर्फ 21 रुपये।
तो ग्राहक कहता है लो भाई पैसे। इस प्रकार एक सब्जी वाले और एक ग्राहक की आप बातचीत लिख सकते हैं संवाद लेखन में। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ भी जो आपकी कल्पना है तो आप काल्पनिक तौर पे भी लिख सकते हैं, तो या ऐसे भी। इस वाले संवाद लेखन का भी आप अभ्यास कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तीसरा उदाहरण देखिए, दो दोस्तों के बीच में जीवन लक्ष्य को लेकर संवाद लेखन। अब अपने भविष्य के जो जीवन है, तो भविष्य में जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है तो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, एक अनिल है एक आदित्य है, तो दोनों में आपसी बातचीत हो रही है। तो अनिल कहता है तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? आदित्य बोलता है मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। अनिल कहता है क्यों? आदित्य कहता है क्योंकि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? अनिल कहता है मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आदित्य, एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है। मैं भी बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। अनिल, मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मेरे विचार में ये सबसे अच्छी मानव सेवा है। तो बस इतना सही संवाद लेखन है। तो अपने जो जीवन का जो लक्ष्य है उस पर बातचीत कर रहे हैं दो दोस्त। तो थोड़े से छोटा भी हो सकता है संवाद लेखन या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा हो तो उसको दृश्यों में बांट देना चाहिए। तो इस प्रकार दो दोस्त अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर आपसी बातचीत करते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद लेखन है, इस पर भी आप अभ्यास कर सकते हो। और ये जो संवाद है आप अपनी तरफ से भी दो दोस्तों के मध्य लिख सकते हो। तो आगे है संख्या 4, चौथा उदाहरण देखते हैं। दो मित्रों के बीच वार्षिक उत्सव पर संवाद लेखन। अब जो सालाना जो एनुअल फंक्शन होता है स्कूलों में विद्यालयों में, उस पर बात करते हैं। तो वार्षिकोत्सव पर तो दो मित्र हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक है अर्जुन, एक है अंकुर। तो आइए देखते हैं। अर्जुन कहता है अंकुर, आज तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? समय हो गया है। तो अंकुर कहता है मित्र, आज दोपहर के बाद हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव होना है, इसलिए मैं देर से जाऊंगा। तो अर्जुन कहता है आज तुम्हारे विद्यालय में उत्सव है, तब तो वहाँ बड़ी रौनक होगी। उत्सव का प्रबंध कौन कर रहा है? तो अंकुर कहता है उत्सव के प्रबंध के लिए कुछ छात्र छात्राएं तथा शिक्षक वहाँ उपस्थित हैं। अर्जुन कहता है चलो मित्र, हम दोनों चलते हैं, मुझे भी विद्यालय का समारोह देखना है। तो अब ये जो कोष्टक में लिखा है, तो अर्थात अब वो जो स्थिति है वो बदल रही है। अब घर से जो है विद्यालय का दृश्य आएगा, तो दोनों मित्र विद्यालय जाते हैं, ये कोष्टक में लिखना होता है। तो आगे देखिए, अंकुर विद्यालय अब पहुंचकर, तो ये हमारा विद्यालय है, यहाँ उत्सव की तैयारी में शिक्षकों के साथ अन्य कर्मचारी तथा कुछ छात्र छात्राएं लगे हुए हैं। अर्जुन कहता है ऐसा लगता है कि समारोह प्रारंभ होने वाला है। आज उत्सव का कैसा कार्यक्रम है? तो अंकुर कहता है आज अनेक प्रकार का कार्यक्रम है। कुछ छात्र छात्राएं गीत गाएंगे, कुछ अभिनय करेंगे तथा कुछ खेलों का प्रदर्शन करेंगे। फिर पुरस्कारों का वितरण होगा। अंत में सभाध्यक्ष का भाषण भी होगा। तो अर्जुन कहता है तो क्या सभापति तुम्हें भी पुरस्कार देंगे? तो अंकुर कहता है मैं वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया था, मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। तो अब कोष्टक में फिर लिखा है थोड़ी देर बाद समारोह आरंभ हो जाता है, तो दोनों दोस्त बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार दो दोस्तों के बीच में एक और उदाहरण है जो आप काल्पनिक भी लिख सकते हैं और अपनी तो या ज्यों की त्यों जो भी आपके मित्र हैं आपस में बातचीत करते हैं तो उनके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अंकुर और अर्जुन दोनों आपसी वार्षिक उत्सव के समारोह की बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक है पिता और पुत्र के बीच में संवाद। तो देखिए, राहुल और उसके पिताजी बात कर रहे हैं। तो राहुल कहता है पिताजी, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार जाना है। तो पिताजी कहते हैं नहीं राहुल, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर घुमक्कड़ होते जा रहे हो, तुमने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो राहुल कहता है नहीं पिताजी,
अब मैं खूब पढ़ूंगा, वादा करता हूँ। तो पिताजी कहते हैं बेटे ऐसे वादे तो रोज़ करते हो। तो राहुल कहता है पर इस बार मैं पक्का वादा करता हूँ कि आपको 80% से ज़्यादा अंक लाकर दिखाऊंगा। तो पिताजी कहते हैं और अगर नहीं लाए तो राहुल कहता है फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो पिताजी कहते हैं ठीक है, तो मैं ये आखिरी अवसर देता हूँ। तो ऐसे आप पिता पुत्र या माँ बेटी या कोई भी किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद लेखन है, ये दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो, लिख भी सकते हो और बोल कर भी आप अभ्यास कर सकते हो। अब उदाहरण संख्या 6 है। तो पिता और पुत्र में वार्तालाप। अब एक और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं अब क्या कह रहे हैं पिता और पुत्र में। तो पिताजी कहते हैं बेटे अतुल कैसा रहा तुम्हारा परीक्षा परिणाम। तो पुत्र कहता है, अतुल है जो, बहुत अच्छा नहीं रहा पिताजी। पिता कहते हैं क्यों, बताओ तो कितने अंक आए हैं। पुत्र कहता है हिंदी में 77, अंग्रेजी में 62, कॉमर्स में 80, अर्थशास्त्र में 72। तो पिताजी कहते हैं अंग्रेजी में इस बार इतने कम अंक क्यों आए हैं, तो कोई प्रश्न छूट गया था। तो पुत्र कहता है पूरा तो नहीं छूटा, सबसे अंत में ऐसे लिखा था वह अधूरा रह गया। तो पिता कहते हैं तभी तो अलग अलग प्रश्नों के समय निर्धारित कर लिया करो, तो ये नौबत नहीं आएगी। खैर गणित तो रह ही गया। तो पुत्र कहता है गणित अच्छा नहीं हुआ था, उसमें केवल 50 अंक आए हैं। पिता ये तो बहुत ख़राब बात है, गणित से ही उच्च श्रेणी लाने में सहायता मिलती है। पुत्र कहता है पता नहीं क्या हुआ पिताजी, एक प्रश्न तो मुझे आता ही नहीं था, शायद पाठ्यक्रम से बाहर का था। तो पिताजी कहते हैं एक प्रश्न ना करने से इतने कम अंक तो नहीं आने चाहिए। तो पुत्र कहता है एक और प्रश्न बहुत कठिन था, उसमें शुरू से ही ऐसी गड़बड़ी हुई कि सारा प्रश्न गलत हो गया। तो पिताजी कहते हैं अन्य छात्रों की क्या स्थिति है। तो पुत्र कहता है बहुत अच्छे अंक तो किसी के भी नहीं आए, पर मुझसे कई छात्र आगे हैं। तो पिताजी कहते हैं सब अभ्यास की बात है बेटे, सुना नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस पंक्ति का अर्थ है कि बार बार अभ्यास करने पर जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी विद्वान बन जाते हैं। तो तुम तो स्वयं समझदार हो, अब वार्षिक परीक्षाएं निकट हैं, दूरदर्शन और खेल का समय कुछ कम करके उसे पढ़ाई में लगाओ। तो पुत्र कहता है जी पिताजी मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार गणित में पूरे अंक लाऊं। पिता कहते हैं ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो एक पिता और पुत्र के बीच में जो उदाहरण है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये थे हमारी कुछ उदाहरण जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।